तो आज हम बात करने वाली एक कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये नाम सुनकर लगता है कि कोई बच्चों की कहानी होगी। बिल्कुल एक सीधी सादी नैतिक कहानी। हाँ, लेकिन आज हम इसी कहानी की थोड़ी चीर-फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे ये सरल कहानियां स्टोरी टेलिंग के बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत इस्तेमाल करती हैं। यही तो दिलचस्प बात है कि कैसे इन पारंपरिक कहानियों का जो ढांचा है वो पीढ़ियों से काम कर रहा है। सही बात है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किरदारों को कैसे गढ़ती हैं, टकराव कैसे पैदा करती हैं और अंत में एक शक्तिशाली संदेश कैसे देती हैं। तो चलिए सीधे कहानी के सेटअप पर आते हैं। रामपुर गांव और दो भाई। हाँ। बड़ा भाई बनवारी लाल अमीर है, दबंग है, और उसका छोटा भाई हरिया जो गरीब है पर ईमानदार है। कहानी शुरू होते ही मतलब पहले सीन में ही झगड़े की जड़ बैल दी जाती है। हाँ, माता पिता की मौत के बाद लालची बनवारी धोखे से सारी पुश्तैनी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। और देखिए यहीं पर एक क्लासिक विभाजन स्थापित हो जाता है। कैसा विभाजन? एक तरफ अमीर लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट खलनायक और दूसरी तरफ गरीब लेकिन गुणी नायक। अच्छा। हमारा दिमाग तुरंत हरिया के लिए सहानुभूति महसूस करने लगता है। ये एक तरह से दर्शक को कहानी से जोड़ने का शॉर्टकट है। बिल्कुल। और एक छोटा सा डिटेल है जो इस टकराव को और मजेदार बना देता है। कौन सा? हरिया के हिस्से में जमीन का जो छोटा टुकड़ा आया वो सोना उगलती फसलें देता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कमाई से वो अपने बेटे सुरेश को शहर में पढ़ा रहा है। लेकिन बनवारी जिसके पास सब कुछ है, उसकी नजर फिर भी हरिया की उस छोटी उपजाऊ जमीन पर है। हाँ, तो ये सिर्फ लालच नहीं है, ये ईर्ष्या है। बिल्कुल। और यही ईर्ष्या कहानी का बीज बनती है, वो घटना जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बनवारी का पहला दाव, हाँ, भावनात्मक हेरफेर। वो हरिया के पास पहुंचता है और मतलब बड़ी हमदर्दी जताने का नाटक करता है, बेटे की पढ़ाई की चिंता, और फिर कर्ज देने की पेशकश करता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि हरिया को अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। यहाँ पर संवाद पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है, क्या तू मुझे पराया समझता है? मेरे होते हुए तुझे किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक क्लासिक इमोशनल ब्लैकमेल है। वो पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हरिया मना कर देता है। हाँ, वो कहता है कि उसका स्वाभिमान इसकी इजाजत नहीं देता। ये उसके मजबूत चरित्र को दिखाता है। और बनवारी गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। नहीं, वो एक नई और भी ज्यादा चालाक योजना के साथ वापस आता है। इस बार वो जमीनों की अदला बदली का प्रस्ताव रखता है। वो हरिया को अपनी बहुत बड़ी जमीन देने की पेशकश करता है और कहता है कि वो 4 गुना ज्यादा उपजाऊ है और ये बस थोड़े समय के लिए। हाँ, बस थोड़ी समय के लिए। ये क्लासिक चाल है। कहानी में ये बताया गया है कि हरिया को अक्सर ज्ञान नहीं था, मतलब वो अनपढ़ था। अच्छा। बनवारी इसी का फायदा उठाता है। वो उससे उन कागजों पर अंगूठा लगवा लेता है जो स्थायी रूप से जमीनों की अदला बदली करते हैं। और हरिया अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए मान जाता है। और इसका परिणाम तुरंत और विनाशकारी। अगली सुबह हरिया देखता है कि उसकी सारी फसल मुरझा गई है। वो जमीन पूरी तरह बंजर थी। कहानी में एक लाइन है, कल के हरे भरे पौधे आज राख जैसे बेजान पड़े थे। तो अब हरिया पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, वो बनवारी से भिड़ जाता है, लेकिन बनवारी उससे बेरहमी से वो कागज दिखाता है और कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है। हरिया हार जाता है। और तभी कहानी का रुख बदलता है। बेटे की एंट्री होती। हाँ, हरिया का बेटा सुरेश कॉलेज की फीस के लिए फोन करता है और हरिया टूटकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। तो ये है कहानी का असली नायक। सुरेश सिर्फ किताबी पढ़ाई में होशियार नहीं है, उसे दुनियादारी भी आती है। हाँ, वो अपने पिता से कहता है कि चिंता ना करे, वो उनका हक वापस लेकर रहेगा। और उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांव लौटना पड़ता है। उसका संवाद बहुत दमदार है। वो कहता है, अगर चाचा ने कानून का सहारा लेकर हमें ठगा है तो मैं भी कानूनन अपना हक वापस लेना जानता हूँ। और यहाँ से कहानी एक मतलब शतरंज की खेल जैसी हो जाती है। ठीक है, तो अब सुरेश की योजना सामने आती है। वो और हरिया आधी रात को चुपके से उस बंजर खेत में जाते हैं। और वहां क्या करते हैं? गड्ढे खोदते हैं और उनमें खाली घड़े दबा देते हैं। बस खाली घड़े? हाँ, बस खाली घड़े। और अगले दिन पूरे गांव में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि हरिया को बंजर खेत से सोने से भरे 2 घड़े मिले हैं। बिल्कुल। ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उपयोग है। कहानी में ग्रामीणों को गपशप करते हुए दिखाया गया है जो अफवाह को और बढ़ाते हैं। हाँ, वो कहते हैं रातों रात राजा बन गया वो तो। और ये सब इसलिए रचा गया था ताकि बात बनवारी के कानों तक पहुंचे और उसके लालच को भड़काया जा सके। और योजना पूरी तरह से काम करती है। बिल्कुल। बनवारी खबर सुनता है और अपना आपा खो बैठता है।
वो सोचता है अगर वहां 2 घड़े मिले हैं तो यकीनन नीचे और भी बड़ा खजाना छुपा होगा। यही उसका लालच उसकी सोच पर हावी हो जाता है। तो वो तुरंत हरिया के पास दौड़ता है। हाँ, और किसी भी तरह से वो जमीन वापस पाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि सुरेश को पढ़ाई के लिए शहर वापस भेजने की पेशकश भी करता है। लेकिन अब कमान सुरेश के हाथ में है। हाँ, सुरेश जमीन की अदला बदली के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। और यही शर्त उनकी जीत की कुंजी है। क्या शर्त रखता है वो? सुरेश न केवल अपनी मूल जमीन वापस मांगता है, बल्कि 5 लाख रुपए का भुगतान भी चाहता है। हाँ, और ये सब कानूनी रूप से कागजों पर दर्ज होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बनवारी इसके लिए तैयार क्यों होगा? वो तो चालाक है। क्योंकि उसका लालच उसे पूरी तरह से अंधा कर देता है। कहानी उसके मन के विचार दिखाती है। अच्छा। वो सोचता है 5 लाख देकर अगर करोड़ों मिल रहे हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। मतलब उसका लालच उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो गया। बिल्कुल। वो कागजों पर हस्ताक्षर करता है और पैसे दे देता है। और सौदा पूरा होते ही बनवारी अपने नौकर सुखराम के साथ बंजर खेत की ओर भागता है और उससे पूरा खेत खोदने का आदेश देता है। वे खोदते रहते हैं, लेकिन जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक सोने का सिक्का भी नहीं। कहानी बनवारी की अपनी गलती के एहसास के साथ समाप्त होती है। धोखा हो गया। लालच के चक्कर में मैंने अपनी जीती जीताई बाजी हार दी। कर्म का न्याय पूरा होता तो है। कहानी अपने शीर्षक जैसी करनी वैसी भरनी को पूरी तरह से सही ठहराती है। लालची किरदार अपने ही लालच से हार जाता है और गुणी किरदार ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है इस पूरी कहानी को समझने के बाद? मतलब ये सिर्फ एक अच्छी बुरी की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे बुद्धि, ताकत और धोखे पर जीत हासिल करती है। हरिया ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका बेटा बुद्धिमान था। उसने अपने चाचा से गुस्से या हिंसा से लड़ाई नहीं की। उसने अपने चाचा की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। और वो कमजोरी थी लालच। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये सरल कहानियां हमें जटिल रणनीतियां सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार आपके दुश्मन का अपना ही चरित्र होता है। यह कहानियों में न्याय की प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि क्या न्याय हमेशा कानूनी प्रणालियों और अदालतों के बारे में ही होता है? अच्छा पॉइंट है। या कभी कभी न्याय चतुराई से भी मिल सकता है, मतलब विरोधी की ताकत को ही उसकी घातक कमजोरी में बदलने से? बिल्कुल। जैसा इस कहानी में सुरेश ने किया, उसने इस सिस्टम के बाहर एक ऐसा खेल रचा जिसमें बनवारी खुद ब खुद फंस गया। तो ये एक विचार है जिस पर हमारी अगली चर्चा तक मनन किया जा सकता है कि असली न्याय क्या है और उसे पाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं।